अनिता एक घने वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। उसकी गाय जंगल में घास चर रही थी। अनिता अक्सर अपनी गाय को चराने के लिए जंगल आया करती थी। तभी एक बड़ा ही विचित्र पक्षी उड़ते हुए आया और अनिता की गाय के सामने बैठ गया। उसकी आंखें विचित्र अंदाज में चमकने लगी। गाय उस पक्षी को देखकर डर गई और भागने लगी। अरे यह मेरी गाय को क्या हो गया? यह अचानक से भागने कैसे लगी? अगले ही पल वो पक्षी रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गया। डर की वजह से गाय अपने कदम जंगल की गहराई की ओर बढ़ा चुकी थी। अनिता उसके पीछे दौड़ने लगी। अरे रुक जाओ, जंगल की गहराई में मत जाओ, वहाँ पर कोई नहीं जाता। लेकिन गाय नहीं रुकी और कुछ ही देर में अनिता की आंखों के सामने से ओझल हो गई। अनिता घबराकर नीचे बैठ गई। हे भगवान, आखिर मेरी गाय कहाँ गई? मैं अपनी गाय को लिए बिना घर नहीं जाऊंगी। मुझे कैसे भी करके अपनी गाय को ढूंढना ही होगा। इतना कहकर अनिता जंगल की गहराई में बढ़ गई। बहुत देर पैदल चलने के बाद उसकी नजर एक बड़े ही प्राचीन घने वृक्ष पर पड़ी। उसकी गाय उस घने वृक्ष को घूर रही थी। आखिर मेरे गाय को क्या हो गया है? यह इस वृक्ष को घूरकर क्यों देखे जा रही है? और यह वृक्ष तो बड़ा ही प्राचीन नजर आता है। अनिता धीरे धीरे कदमों से गाय के पास पहुंची। अगले ही पल रंग बिरंग किरणों के साथ वही पक्षी प्रकट हो गया और देखते ही देखते एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। यह दृश्य देख अनिता डर गई। अब तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगी। इतना कहकर उसकी आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और अगले ही पल वृक्ष के मोटे तानों में रोशनी फूटने लगी। अनिता और उसके गाय उस रोशनी में समाते हुए गायब हो गए। सुंदर युवक मुस्कुराया और रंग बिरंगे किरणों के साथ फिर से पक्षी में बदलकर जंगल की गहराई में समा गया। आखिर क्या रहस्य था उस युवक का? उसने अनिता का अपहरण क्यों किया और कहाँ गायब हो गई? शाम के समय सोहन अपने घर के बाहर चिंतित अवस्था में टहल रहा था। तभी पड़ोस में रहने वाले काका वहाँ से गुजरे। अरे सोहन, क्या हुआ? तू अपने घर के बाहर इतनी चिंता में क्यों टहल रहा है? क्या बताऊं काका, मेरी बहन अनिता गाय को जंगल में चराने के लिए ले गई थी। वो शाम से पहले लौट आती थी, लेकिन अभी तक वापस। यह सुनकर रोहन काका चौंक गए। अरे तो जाकर जंगल में उससे ढूंढ, कहीं जंगल की गहराई में तो नहीं निकल गई। यह सुनकर सोहन डर गया। आप ठीक कह रहे हैं, अब मुझे समय नहीं गंवाना चाहिए। इतना कहकर सोहन जंगल की ओर चला गया। और अपनी बहन को आवाज लगाने लगा, लेकिन उसकी आवाज लौटकर उसके पास ही वापस आ जाती रही। अनिता, 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 अनिता। निराश होकर सोहन अपने घर लौट आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बहन, तू कहाँ चली गई? सोहन सुबह तक अपनी बहन का इंतजार करता रहा, लेकिन वो वापस नहीं आई। सुबह सोहन सीधे गांव के मुखिया के घर पहुंचा। और सारी घटना बताई। मुखिया जी, मेरा तो मन अनहोनी की आशंका से धड़क रहा है। मैंने अपनी बहन को जंगल में बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। सुबह तक इंतजार करता रहा, लेकिन वो वापस नहीं आई। मुखिया गहरी चिंता में डूब गया। सोहन, कहीं जमींदार ने तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा दिया? यह सुनकर सोहन चौंक गया। हो सकता है जमींदार का ख्याल तो मेरे दिमाग में नहीं रहा। कुछ समय पहले उसने मुझे और मेरी बहन को देख लेने की धमकी दी थी। इतना कहकर सोहन गहरी सोच में डूब गया और उसकी आंखों के सामने कुछ पुराने दृश्य चलने लगे। अनिता जमींदार की हवेली में दूध से भरी मटकी लेकर खड़ी थी। कुछ देर बाद जमींदार वहां आया। अरे, आज तेरा भाई सोहन दूध देने के लिए नहीं आया? नहीं, उन्हें बहुत जरूरी काम था, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं आपकी हवेली में दूध पहुंचा दूं।
जमींदार, जिसकी नजरें बहुत खराब थीं, अनिता के पास आ गया। मैं जानता हूँ कि तू कितनी दुखी रहती है। अब तेरा भाई बहुत गरीब है। पता नहीं वो तेरी शादी कर भी पाएगा या नहीं, लेकिन मैं इस समस्या का हल चुटकियों में कर सकता हूँ। यह सुनकर अनिता चौंक गई। आप कहना क्या अनिता, तू बहुत सुंदर है। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू मुझसे शादी कर ले और इस हवेली की रानी बन जा। मैं तुझे राजकुमारी बनाकर रखूंगा। इतना कहकर जमींदार अनिता की ओर बढ़ा। अनिता के हाथ से मटकी गिर गई। वो क्रोधित हो गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे पिता के उम्र के हो। मैं इसकी शिकायत अपने भैया से करूंगी। इतना कहकर अनिता गुस्से में वहाँ से चली गई। घर पर पहुंचकर अनिता फूट फूट कर रोने लगी। तभी सोहन वहाँ आ गया। अनिता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अनिता रोते हुए सारी घटना सो को बताने लगी। जमींदार ने मुझे छेड़ा भैया। ये सुनकर सोहन क्रोधित हो गया। चल चल मेरे साथ। कुछ ही देर बाद सोहन अनिता को साथ लेकर जमींदार की हवेली पहुंच गया। मुझे लगा ही था कि तू जरूर आएगा। जमींदार, वो जमाना चला गया जब गांव के जमींदार किसी की बहू बेटी को बुरी नजर से देखा करते थे। अगर मेरी बहन से इस तरह की बात करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारा मुंह तोड़ने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। सोहन, तूने मेरा अपमान किया है। याद रखना, मैं तुझे और तेरी बहन को देख लूंगा। ऐसा करने की सोचना भी मत जमींदार, क्योंकि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। इतना कहकर सोहन अपनी बहन अनिता को लेकर वहाँ से चला गया। सोहन अपनी यादों से बाहर आ गया। वो दौड़ते हुए तो यहाँ पर क्यों आया है? मेरी बहन कहाँ है? ये सुनकर जमींदार चौंक गया। क्या बकवास कर रहा है? तेरी बहन कहाँ है? ये मुझे कैसे मालूम हो सकता है? देखो देखो जमींदार, कुछ दिन पहले तुमने मुझे और मेरी बहन को धमकी दी थी। कल मेरी बहन जंगल में गाय चराने गई और अभी तक वापस नहीं लौटी है। मुझे शक है कि तुमने जरूर अपना बदला लिया है। सच बताओ मेरी बहन कहाँ है? ये सुनकर जमींदार गंभीर हो गया। हाँ, मैंने धमकी दी थी, लेकिन मुझे वास्तव में नहीं पता कि तेरी बहन कहाँ है। ये सुनकर सोहन और ज्यादा क्रोधित हो गया। ठीक है जमींदार, तुम ऐसे नहीं बताओगे, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि मेरे स्वर्गवासी पिता इस राज्य के राजा राघव के गहरे मित्र थे। मेरे पिता एक शिकारी थे और राजा राघव जब भी शिकार करने जाया करते थे तो मेरे पिता को साथ ले जाया करते थे। इस समय उनके पुत्र राजकुमार वंश शासन कर रहा है। मैं तुम्हारी शिकायत राजकुमार वंश से करूंगा। वो मुझे पहचानते हैं। जब वो यहाँ आएंगे ना, तब तुम झूठ नहीं बोल पाओगे। इतना कहकर क्रोधित अवस्था में सीधे राजकुमार वंश के महल की ओर चला गया। राजकुमार वंश सिंहासन पर बैठा था। उसके पास उनकी बहन राजकुमारी सुनीता बैठी थी। राजा राघव का कुछ समय पहले ही देहांत हो चुका था। तुम तो उस शिकारी के पुत्र हो जो मेरे पिता के मित्र थे। मैंने अपने बचपन में तुम्हारे पिता और अपने पिता को अक्सर जंगल में जाते हुए देखा था। मैं तुम्हें पहचानता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे पहचाना राजकुमार। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। इतना कहकर सोहन ने सारी घटना राजकुमार वंश को बता दी। राजकुमार वंश ने पूरी बात सुनी। अगले ही पल दोनों भाई बहन हंसने लगे। देखो, तुम्हारे पिता और मेरे पिता मित्र थे, लेकिन मैं और तुम मित्र नहीं है, क्योंकि मैं गरीबों से मित्रता नहीं करता। जब मेरे पिता तुम्हारे पिता के दोस्त थे तो मैं हमेशा उन्हें समझाता था कि अपने बराबरी वालों से दोस्ती करो, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरी बात को नजरअंदाज किया। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे पास इसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। अपनी बहन को खुद ढूंढो। राजकुमार वंश के मुंह से यह शब्द सुनकर सोहन का मन टूट गया।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह चुपचाप अपने घर की ओर लौट गया। कुछ देर बाद सोहन अपने आप से बोला, मैं दोबारा अपनी बहन को जंगल में ढूंढूंगा। इतना कहकर सोहन अपनी बहन अनिता को ढूंढने के लिए दोबारा जंगल की ओर चल पड़ा। सोहन रात तक जंगल में भटकता रहा। लेकिन उसे अपनी बहन नहीं मिली। थक हार कर सोहन अपने घर आकर बैठ गया और रोते हुए अपने पिता को याद करने लगा। पिताजी, आज अगर आप होते तो महल में मेरा इतना अपमान नहीं होता। राजकुमार वंश ने मेरी मदद नहीं की। वो अपने पिता की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहकर सोहन फिर से रोने लगा। कुछ देर बाद उठा और एक बक्सा खोला जो उसके पिता का था। तभी उसकी नजर उस बक्से के अंदर रखी हुई एक छोटी सी पोटली पर पड़ी। सोहन ने उस पोटली को खोला। उसमें सिंदूर रखा हुआ था। उसी समय सोहन की आंखों के सामने कुछ पुराने दृश्य घूमने लगे। सोहन का पिता राघव चारपाई पर लेटा हुआ था और बीमार था। सोहन अपनी बहन अनिता के साथ अपने पिता के पास बैठा था। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटा, सत्य को कोई नहीं बदल सकता। जो आया है वह जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुन। मेरा बक्सा खोल, उसमें एक पोटली मिलेगी, वो निकाल कर लेकर आ। सोहन गया और बक्सा खोलकर उसमें से एक छोटी सी पोटली निकालकर अपने पिता को दे दी। बेटा, इस पोटली को हमेशा संभाल कर रखना। इसमें एक बहुत चमत्कारी दिव्य साधु द्वारा दिया हुआ अभिमंत्रित सिंदूर है। जानता है इस सिंदूर का चमत्कार क्या है? यह किसी भी बड़े से बड़े जादूगर को पत्थर में बदल सकता है। यह सुनकर सोहन चौंक गया। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। पिताजी, जादूगर को पत्थर में बदल सकता है, इसका क्या रहस्य है? मैं तुझे पूरी बात बताता, लेकिन साधु महाराज ने मुझे पूरी बात बताने से मना किया था। उन्होंने कहा था कि जाने से पहले इस सिंदूर का रहस्य अपने बेटे को बस बता देना। अगर भविष्य में वह कभी वापस आए तो तुम्हारे बेटे को सिंदूर का रहस्य पता होना चाहिए। सोहन अपनी यादों से बाहर आया। उसने संदूक बंद कर दिया और पोटली को अपनी जेब में रखते हुए बोला, आज तक यह समझ में नहीं आया पिताजी। अब तो मुझे लग रहा है कि मेरी बहन के गायब होने का संबंध कहीं उस रहस्य से तो नहीं है जो आपने मुझे बताया ही नहीं। मैं बहुत उलझ गया हूँ पिताजी, बहुत उलझ गया हूँ। सोहन अपने आप से बातें करते करते ही कब नींद की आगोश में समा गया। इधर पर दूसरी ओर अगले दिन सुनीता अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रही थी। तभी उसका भाई वंश वहाँ आ गया। सुनीता, तुम कहाँ जा रही हो? भैया, काफी दिनों से मेरा शिकार करने का मन कर रहा है, मैं वहीं जा रही हूँ। ठीक है। सुनीता ने अपने घोड़े का रुख घने जंगलों की ओर कर दिया। बहुत देर तक घोड़ा दौड़ाने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। थककर सुनीता घोड़े से उतर गई। प्यास के मारे तो गला सूख रहा है, ऊपर से शिकार भी नहीं मिला। काश यहाँ कोई तालाब मिल जाए, पानी पीकर फिर महल चलती हूँ। अगले ही पल एक बड़ा ही विचित्र पक्षी, जिसकी आंखें अजीब रंग से चमक रही थी, अनिता के सामने आकर खड़ा हो गया। इस जंगल में तालाब दूर दूर तक नहीं मिलेगा, परंतु मैं एक तालाब का पता जानता हूँ। तुम कहो तो मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। अनिता निडर स्वभाव की थी। पक्षी के मुंह से मनुष्य की भाषा सुनकर उसने तुरंत अपनी कमर से तलवार निकाल ली। कौन है? तू साधारण पक्षी नहीं है, तू जरूर कोई राक्षस होगा, वरना पक्षी मनुष्य की आवाज में कभी बात नहीं करते। तुम तो वाकई बहुत सुंदर हो। यूँ समझ लो कि मैं एक श्रापित पक्षी हूँ और आने जाने वाले यात्रियों की सहायता करता हूँ। एक साधु ने मुझे श्राप दिया था और कहा था कि लोगों की मदद करना।
लोगों की मदद करने से तेरा श्राप दूर हो सकता है। श्रापित होने से पहले तू कौन था? एक साधारण मनुष्य था, गलती से तपस्वी की तपस्या भंग करने की गलती कर बैठा। सुनीता ने अपनी तलवार मयान में रख ली। ठीक है, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, बताओ तालाब कहाँ है? आओ मेरे पीछे पीछे आओ। सुनीता उस पक्षी के पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद पक्षी उसे एक घने वृक्ष के सामने लेकर खड़ा कर देता है। यह वही घना वृक्ष था जिसमें कुछ समय पहले अनिता और उसकी गाय समा गई थी। यह क्या? तुम तो मुझे इस वृक्ष के सामने ले आए। यहाँ तो तालाब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अगले ही पल पक्षी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। मूर्ख, मुझे तो तुझे यहाँ तक लाना था। अब तू यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएगी। तुझे ढूंढने के लिए वो दोनों भी जरूर आएंगे और मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। यही मेरा बदला होगा। इतना कहकर उस सुंदर युवक की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और सुनीता उस वृक्ष की रोशनी के अंदर समा गई। उसके बाद वह सुंदर युवक भी मुस्कुराते हुए उसी वृक्ष की रोशनी के अंदर समा गया। कुछ देर बाद वृक्ष फिर से सामान्य हो गया और चारों ओर सन्नाटा फैल गया। जब शाम तक सुनीता वापस नहीं आई तो वंश चिंतित हो गया। उसने अपने सैनिकों को तुरंत बुलाया। जाओ, जाकर सुनीता को ढूंढो। वो इतना समय कभी जंगल में नहीं बिताती। सैनिक तुरंत रवाना हो गए। बहुत देर बाद सैनिक वापस लौटे। राजकुमार सुनीता को जंगल में सब जगह ढूंढा, लेकिन उसका कुछ नहीं पता चला। हाँ, उनका घोड़ा हमें जंगल में मिला है। यह सुनकर वंश चौंक गया। अगले दिन वह खुद जंगल में सुनीता को ढूंढने गया। लेकिन वह कहीं नहीं मिली। समय यूं ही बीतता गया और सुनीता का कोई पता नहीं चला। चिंतित होकर वंश ने अपने घोड़े का रुख एक गांव की ओर मोड़, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। समय यूं ही बीतता गया और सुनीता का कोई पता नहीं चला। चिंतित होकर वंश ने अपने घोड़े का रुख एक गांव की ओर मोड़ दिया। कुछ समय बाद वंश सोहन के घर के सामने खड़ा दिया। कुछ समय बाद वंश सोहन के घर के सामने खड़ा था। सोहन जैसे ही घर से बाहर निकला, वो वंश को देखकर चौंक गया। राजकुमार, आप यहाँ। मुझे क्षमा कर दो सोहन, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी बहन लापता हुई तो तुम मुझसे मदद मांगने के लिए आए और मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया और मदद करने से इनकार कर दिया। जब मेरी बहन लापता हुई तब मुझे एहसास हुआ कि जब एक भाई की बहन लापता हो जाती है तो उसके मन पर क्या बीतती है। तो क्या गायब हो गई है? हाँ। वंश ने सारी घटना सोहन को वो जंगल में शिकार करने गई थी और वापस नहीं लौटी। मेरी बहन भी जंगल में गाय चराने गई थी और वापस नहीं लौटी, लेकिन मुझे शक गांव के जमींदार पर था। रोने से कुछ नहीं होगा सोहन, हम दोनों को मिलकर अपनी अपनी बहनों को ढूंढना होगा। चलो जमींदार से मिलते हैं। वंश सोहन को लेकर जमींदार की हवेली पहुंच गया। वंश को देखकर जमींदार डर गया। झूठ बोलने से पहले एक बार सोच लेना। मैं दंड देने में क्षण भर भी देरी नहीं करता। बताओ सोहन की बहन कहाँ है? क्या सोहन की बहन को गायब करने में तुम्हारा हाथ है? मेरी बात पर विश्वास कीजिए राजकुमार,
सोहन की बहन को गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ, यह सच है कि मैंने उसे एक बार बुरी नजर से देखा था और सोहन के सामने उसे धमकी दी थी, लेकिन वो धमकी गुस्से में कही गई थी। वंश ने जमींदार के चेहरे की ओर देखा। मैं मनुष्य का चेहरा पढ़ लेता हूँ। ये सच बोल रहा है? तो फिर अनीता कहाँ जा सकती है? तभी सोहन के दिमाग में एक विचार आया। मेरे पिता और आपके पिता गहरे मित्र थे। मेरे पिता एक शिकारी थे और आपके पिता को शिकार करने का बहुत शौक था। जब भी वह जंगल में शिकार करने जाते थे तो मेरे पिता को साथ ले जाते थे और दोनों जंगल में बहुत समय बिताते थे। इतना कहकर सोहन ने वह अभिमंत्रित सिंदूर वंश को दिखाया और सारी घटना बताई। पिताजी ने बस इतना कहा था कि अगर वह वापस आएगा तो यह अभिमंत्रित सिंदूर ही उसे रोक सकता है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य है जिसे शायद हमारे पिताजी जानते थे परंतु हम नहीं जानते। वंश गहरी सोच में डूब गया। तुम्हारी बातों में मुझे सच्चाई नजर आ रही है। हम दोनों को जंगल जाना होगा। जब तक हम किसी न किसी रहस्य की जड़ तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक वापस नहीं लौटेंगे। चलो मेरे साथ। बहुत देर बाद वंश और सोहन उस घने प्राचीन वृक्ष के सामने खड़े थे। सोहन, क्या तुम्हें कुछ विचित्र नहीं लग रहा? यह बहुत ही प्राचीन वृक्ष लग रहा है। अगले ही पल उस वृक्ष से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी और सोहन तथा वंश उस वृक्ष के अंदर समा गए। अगले ही पल दोनों ने अपने आप को एक बहुत ही विचित्र महल में पाया। उस महल को देखकर वंश चौंक गया। यह क्या? यह तो बड़ा ही विचित्र दृश्य है। वृक्ष के अंदर इतना विशाल महल कैसे हो सकता है? यह महल मुझे साधारण महल नहीं लग रहा। यह कोई मायावी और दिव्य महल लगता है। तभी सोहन के कानों में अनीता के रोने की आवाज पड़ी। राजकुमार वंश, यह तो मेरी बहन अनीता की आवाज है। चलो आवाज की दिशा की ओर चलते हैं। दोनों आवाज की दिशा में आगे बढ़े और कुछ देर बाद महल के एक कक्ष में पहुंच गए। वहां 3 पिंजरे थे। एक पिंजरे में अनीता कैद थी, दूसरे में सुनीता और तीसरे में अनीता की गाय कैद थी। यह देखकर वंश और सोहन दोनों चौंक गए। भैया, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। तुम सब यहाँ कैसे आए? अनीता रोते हुए सारी घटना सोहन को बताने लगी और सुनीता भी रोते हुए सारी घटना वंश को बताने लगी। यह सुनकर सोहन और वंश दोनों चौंक गए। पक्षी और उसकी रंग बिरंगी चमकती हुई आँखें, पक्षी का अचानक सुंदर युवक में बदल जाना, जरूर वो कोई जादूगर होगा। अगले ही पल वहाँ वही पक्षी प्रकट हो गया और देखते ही देखते एक सुंदर युवक में बदल गया। जादूगर कलराज के जादुई महल में तुम सबका स्वागत है। अब तुम सब यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे और यहीं घट घट कर अपना दम तोड़ दोगे। यही मेरा बदला होगा। उसके बाद मैं हमेशा के लिए इस वृक्ष से बाहर आ जाऊंगा और मेरी सारी जादुई शक्तियाँ वापस आ जाएंगी जो तुम्हारे पिता के कारण छीन गई थी। यह सुनकर सोहन और वंश दोनों बुरी तरह चौंक गए। आखिर कौन हो तुम और ये क्या बकवास कर रहे हो? चिंता मत करो, कुछ देर बाद तुम दोनों भी अपनी बहनों की तरह पिंजरे में बंद हो जाओगे और भूख प्यास से तड़पते हुए यहीं रह जाओगे। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। इतना कहकर कलराज सोहन की ओर देखने लगा। तुम्हारे पिता का नाम राघव था। हाँ। फिर कलराज वंश की ओर देखने लगा। और तुम्हारे पिता का नाम राजा नीरज था। यह सुनकर कलराज मुस्कुराने लगा। जिस वृक्ष के अंदर यह जादुई महल है वह कोई साधारण वृक्ष नहीं है बल्कि एक मायावी वृक्ष है। मैं एक जादूगर था। जब मुझे इस वृक्ष के बारे में पता लगा तो मैंने इसकी सारी शक्तियां छीनने का प्रयास किया। अगर सारी शक्तियां मेरे शरीर में समा जाती तो मैं अमर हो जाता और फिर इस संसार पर शासन करता, लेकिन राघव और राजा नीरज की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया। जादूगर। मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताओ। मेरे चैनल MP कॉमेडी 8788 को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर करें। वीडियो को लाइक और हाइप करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को याद रखें। धन्यवाद।